जय हिंद। साइंस पार्ट के ये देखिए अगला पार्ट हम लेकर हाजिर है। यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चंस का देख लीजिए रिकॉल होने वाला है और साथ ही साथ मतलब यहाँ पे हम और भी जो लिखित तो इंपॉर्टेंट तो है ही ये सारा सब। इसके अलावा हम मतलब मौखिक भी बोल देंगे, सारे VBA होंगे और ये सारे टॉपिक से आपसे एग्जाम से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न अगर यहाँ से आएंगे टॉपिक से तो आपको नहीं छूटेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बिना समय को गाए हुए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि कार्बन जो क्रिस्टलीय रूप होता है किसका होता है, तो याद रखना होगा कि यह हीरा का होता है। और इसके अलावा याद रखिएगा यह क्रिस्टलीय तो रूप होता है यह हीरा, लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा जो हीरा है मतलब वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है आपको पदार्थों में सबसे कठोर आपको पदार्थ पूछेगा तो आपको हीरा पूछ देगा। अगर यही पदार्थ न पूछ के आपको पूछ देगा कि सबसे कठोर धातु के रूप में आपको कौन सा होता है, तत्व के रूप में, तो तत्व के रूप में तो याद रखिए कौन सा होगा, तो आपको प्लेटिनम हो जाता है। कौन सा होता है, तो प्लेटिनम होता है। अगर शरीर का अगर बात करेंगे सबसे कठोर में तो एनामिल आपको क्या हो जाता है, वही हो जाता है। और जबरा की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को चूंकि यहाँ साइंस में केमिस्ट्री से, तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको हीरा है, हीरा में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है, तो sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। और इसकी आकृति कैसा होती है, तो टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि चतुष्फलकीय की है यह मतलब आकृति बनाता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। और इसका क्रांतिक कोण की अगर बात करेंगे तो ये होता है 24.4 डिग्री का कोण यह बनाता है। आपका क्या होता है कि यह इसका आपका क्रांतिक कोण हो गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे हीरा को, याद रखिएगा तो हीरा को, काला हीरा को क्या कहते हैं हम लोग, तो बोट कहते हैं। बोट का कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मतलब शीशा और कांच वगैरह को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा मतलब अगर बात करेंगे हीरा चमकता क्यों है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इसके अलावा बात करेंगे तो हमने हीरा का देख लिया। इसके अलावा इसका कार्बन का अपरूप भी आपको हीरा होता है। इसके साथ साथ ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट के बारे में आप जान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। तो ग्रेफाइट में याद रखिएगा प्रसंकरण कौन पाया जाता है, तो sp2 प्रसंकरण पाया जाता है। और इसका आकृति ग्रेफाइट का कैसा होता है, तो हेक्सागोनल होता है। कौन सा होता है, तो हेक्सागोनल यानी कि षष्ठकोणीय होता है। यहाँ देख लीजिए मैं आपको लिख दिया sp2 ग्रेफाइट का। इसके अलावा ग्रेफाइट जो अधातु होती है विद्युत का क्या है कि सुचालक है, इसीलिए इसका मतलब बैटरी वगैरह में उसका मतलब एनोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका मतलब ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में या ग्रीस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने आपको कार्बन से संबंधित बता दिया कि ग्रेफाइट और या हीरा के बारे में। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे आपको एंथ्रासाइट है या कोयला का सबसे अच्छा किस्म इसको कोयला को माना जाता है, एंथ्रासाइट कोयला को। उसी तरह से एक होता है कि बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला को याद रखिएगा, उसको घरेलू कोयला के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ मुलायम कोयला भी रहता है। उसी तरह से एक होता है आपको लिग्नाइट कोयला। कौन सा होता है, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला को याद रखिएगा, इसे भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। जब से सबसे खराब कोयला कौन सा होगा, तो याद रखिएगा वह कौन होता है आपको, तो पीट कोयला होता है, सबसे खराब कोयला होता है। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जीके से जोड़ के देख लीजिए। हीरा के उत्पादन में अगर देश का पूछेगा तो याद रखिएगा रूस प्रथम स्थान पे है। उसी तरह से भारत का अगर बात पूछेगा तो MP मध्य प्रदेश है। MP आपका मध्य प्रदेश है, उसमें भी पन्ना जो है कि ये जो खान है वही आपको हीरा के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने कोयला के बारे में बता दिया, तो कोयला में याद रखिएगा चीन आपका प्रथम स्थान पर उत्पादन में। अगर भारत की बात करेगा तो छत्तीसगढ़ आपको मिल जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे हमने जो कार्बन से जो भी रिलेटेड था यहाँ पे हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो कांच किसका मिश्रण होता है, कांच किसका मिश्रण होता है, तो ये कांच आपका ये क्या होता है कि बालू और सिलिका का क्या होता है कि मिश्रण होता है। याद रखना है कांच आपको क्या है, वो एक तरह सा मिश्रण है। तो यहाँ पे बालू में भी देख लीजिए सिलिकेट में कौन सा होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसे ही आपको लगभग बोलचाल की भाषा में से हम लोग बालू कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा बालू से कुछ और में कुछ याद आया, जैसे कि आपका केरल में आपको देखिएगा बालू उसको तटों पर मिलता है। और उसमें से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कि थोरियम रहता है। क्या रहता है आपको, तो थोरियम ही वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपको धातु और थोरियम का अयस्क की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसको मोनाजाइट। कौन सा होता है आपको, तो याद रखिए एक तरह से होता है मोनाजाइट हो गया। उसके बाद में थोड़ेनाइट हो गया। क्या हो गया कि आपका थोड़ेनाइट हो गया और एक हो गया ऑल नाइट हो गया। तो इस तरह से ऑल नाइट हो गया, यानी कि आपका यह पूछता है कि अयस्क मोनाजाइट थोड़ेनाइट ऑल नाइट किसका है, तो थोरियम का है। थोरियम उत्पादन में कौन सा राज्य एक नंबर पे है, तो याद रखिएगा केरल। और केरल में कहाँ से मिलता है उसका, तो बालू में मिलता है। और केरल के तट को याद रखिएगा, इसको हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और दक्षिण पश्चिम पहला मानसून मतलब यही मालाबार तट यानी केरल में ही आता है, जून के पहला सप्ताह में आता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमने आपको बता दिया, तो यह याद रखना है कि हमने आपको बताया वो कांच के बारे में। जबकि एक होता है कि शीशा, तो याद रखिएगा उसे शीशा उसे संकेत में PB कहते हैं। ये केमिस्ट्री का ये तत्व है। जबकि ये हम लोग जो कांच हम लोग जो देखते हैं शीशा वगैरह सामने, तो याद रखिएगा उसमें कांच को ही हम लोग अपना दर्पण देखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा क्या होता है कि मिश्रण होता है। और जबकि कांच जो ये हमने आपको बोला PB होता है। और इसका मतलब इसके अलावा इसमें PBS ये गैलेना होता है, मतलब शीशा का ही अयस्क होता है। तो वह शीशा एक केमिस्ट्री का अलग हो गया, जिसमें हम लोग दर्पण वगैरह देखते हैं। वो सारे जो साइड मिरर वगैरह बना होता है वो सब कांच का ही मिश्रण होता है, मतलब ये याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डायनामाइट मुख्य रूप से मतलब पाया में इसमें से क्या पाया जाता है, याद रखना है। डायनामाइट में यह नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। एक होता है कि TNT होता है, वह भी मतलब क्या होता है कि आपको ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है। हालांकि डायनामाइट याद रखिए क्या होता है कि एक तरह का यह विस्फोटक होता है और यह लगभग पाउडर के रूप में रहता है। और इसके अलावा एक याद रखिएगा इसे एक RDX हो गया, तो मतलब ये भी एक तरह से ये भी विस्फोटक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अम्ल में क्या मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसमें से हमने पूछ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं होता है, तो याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता, यानी कि HCl में नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए। बाकी यहाँ तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसमें भी आपको क्या है कि ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, तो यह HCl हो गया। इसे म्यूरेटिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। और पेट से याद रखिए यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही निकलता है जो उसको अम्लीय बना देता है। और इसका pH मान की अगर बात करेंगे तो 1 से 2 इसका क्या होता है कि pH मान होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, याद रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए हम चूंकि लिखे हुए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे हम लोग अम्लों का राजा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों को राजा। जबकि एक आपको कहीं पे मिलेगा अम्लराज, तो अम्लराज जब पूछेगा तो वह होता है मतलब HNO3 प्लस क्या होता है कि HCl, इसको कहा जाता है अम्लराज कहा जाता है। जबकि अम्लों का राजा कहेगा तो H2SO4 कम कहेगा। और यहाँ पे आपको क्या होगा 1:3 का अनुपात देखने को मिलेगा, यानी कि ये रहता है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए हम और भी कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिख दिए, जैसे कि HNO3 और मतलब और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब पानी का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। चूंकि अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना कैसे, क्योंकि वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये करता है क्या करता है आर्द्रता के साथ, यानी कि जल से संयोग करके यह सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। वही नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये भी आपको जल के साथ प्रयोग करके अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है आपको अम्लीय वर्षा होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट आपसे पूछते रहता है। और उसमें कभी कभी ऐसे पूछेगा अम्लीय वर्षा के कारक कौन कौन से हैं, यानी कि आपको NO2 हो गया, उसके अलावा क्या हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड, ये आपका अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। और उसमें से यौगिक कौन कौन बन जाते हैं, तो यही आपको बन जाता है। ये सभी आपको रिकॉल करके रखना होगा। इसके अलावा अम्ल याद रखेगा, अम्ल स्वाद में क्या होता है कि खट्टे होते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा अम्ल जो है नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है। यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है, अ से अम्ल हो गया, नी से आपका नीला हो गया और इसके ल से मतलब आपका लाल हो गया, यानी कि अम्ल आपको नीला लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है। जबकि क्षार वही आपको कैसा कर देता है, लाल लिटमस पदार्थ को वापस नीला में बदल देता है। ये सब सारे क्वेश्चन आपको अम्ल से जुड़ा हुआ याद रखना होगा। इसके अलावा अम्ल में याद रखिएगा कि जैसे ही हम लोग जैसे अम्ल होता है तो अम्ल में याद रखिएगा H आयन, अम्ल क्या होता है जल में घुलकर H आयन प्रदान करता है, यानी कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित ही रहता है। जबकि क्षार जल में घुलकर या OH- ये आयन का निर्माण करता है। और एक सिद्धांत वगैरह भी आप अम्ल से रिलेटेड देखे होंगे, जैसे कि आपको अम्ल में आपको पूछता है कि आर्हेनियस के अनुसार कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो कि जल में घुलकर H आयन प्रदान करता है, वही क्या है कि अम्ल है। उसी तरह से जबकि क्षार क्या है, यानी कि जो जल में घुलकर OH आयन दे वही क्या है, तत्व यौगिक क्या है, वह क्षार है। उसी तरह से ब्रांस्टेड और एक लॉरी का भी सिद्धांत आता है। ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो कि क्या करता है, किसी दूसरे पदार्थ को क्या कहता है कि प्रोटॉन प्रदान करता है। क्या करता है आपको कि प्रोटॉन क्या करता है कि आपको प्रोटॉन प्रदान करता है, यानी कि प्लस, यानी कि प्रोटॉन प्रदान करता है वही अम्ल है। ये ब्रांस्टेड और लॉरी का ही सिद्धांत है। जबकि जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, याद रखना होगा कि जो ग्रहण करता है वह क्या है आपको क्षार है। उसी तरह से एक लुईस का भी सिद्धांत आता है। याद रखना होगा कि लुईस वाला का सिद्धांत कहता है कि जो दो इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, यानी कि जो किसी यौगिक का एक निर्जन जोड़ी क्या करता है कि ग्रहण करता है, क्या करता है आपको ग्रहण करता है, वही क्या है आपका अम्ल है। और जो निर्जन जोड़ी किसी दूसरे को प्रदान करता है उसे क्षार कहते हैं। तो ये आपका तीनों सिद्धांत आपको पूछते रहता है कि A से आर्हेनियस का सिद्धांत, B से आपको ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत और याद रखिएगा और एक आपको लुईस का सिद्धांत होता है ABL। इस तरह से आप ऐसे याद रख सकते थे। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले जो दुर्गंध नाशकों में क्या होता है, याद रखिएगा वो आपको बेंजीन होता है। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6 आपको यही बेंजीन होता है। और बेंजीन में आपको सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, तो 12 बॉन्ड होता है। जबकि पाई कितना होता है, तो 3 मतलब ये पाई होता है। इसका याद रखिएगा बेंजीन कैसा है, और मतलब यह आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब यह उदाहरण के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अब देखिएगा बेंजीन का आकृति कैसा होता है, तो ये देखिए आपका बेंजीन का इसी तरह से आपका क्या होता है कि आकृति होता है। प्रत्येक से क्या होता है
है कि इस तरह से हाइड्रोजन मतलब इससे जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से आपका। और इसमें भी देख लीजिए आपका ये डबल हो गया, फिर यहाँ पे भी डबल हो गया और यहाँ पे भी आपका डबल हो गया। तो इस तरह से आपका मतलब 12 गो आपको सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं सभी जगह पे कोना कोना पे। और यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए आपको 3 गो यहाँ पे पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा बेंजीन में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे है कि दुर्गंध को दूर करने के लिए ही बेंजीन का प्रयोग किया जाता है उसमें। अब यहाँ की दुर्गंध क्यों देता है तो याद रखेगा वो अमोनिया के कारण ही आपको दुर्गंध देता है। जब हम मूत्र विसर्जन करते हैं तो याद रखेगा उसमें क्या रहता है कि यूरिया रहता है। वह किस रूप में आता है बाहर, तो यूरिया के रूप में आता है। और यूरिक मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना होगा। मतलब इसका अलावा पीला रंग कैसा होता है तो यूरोक्रोम के कारण पीला उसका रंग होता है। अब यहाँ पे देखिए तो जैसे यूरिया के रूप में आया तो वह वायुमंडल से ऑक्सीजन से संयोग करता है और ऑक्सीजन से संयोग करके वह पुनः अमोनिया में बदल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध वगैरह ये देता है। और इसका याद रखना होगा कि अब यहाँ पे यूरिया, चूंकि हमने यूरिया बोला तो याद रखना होगा आपका यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 ये आपका यूरिया का फार्मूला होता है। सबसे पहले ओवलर नामक व्यक्ति भी यूरिया का ही बनाया था, ये सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये भी इसका यूरिया से आपको जोड़ के रखना होगा। इसमें देखिए आपको नाइट्रोजन का एगो है 2 है, नाइट्रोजन आपका 2 है, इस तरह से इसको N2 भी लिखा जाता है N2। और इस तरह से हाइड्रोजन 4 हो गया तो N4 हो गया। इसके अलावा CO ये आपका ऐसे भी आपको फार्मूला देखने को मिलेगा N2H4CO के रूप में भी। इसके अलावा याद रखेगा यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है, चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन देखे थे 2 है, याद रखेगा नाइट्रोजन कितना % होता है तो 46% होता है। जबकि नाइट्रोजन यूरिया में किस रूप में रहता है तो याद रखेगा वह एमाइड के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है तो एमाइड के रूप में रहता है। जबकि पौधा में जो नाइट्रोजन होता है याद रखेगा वह किस रूप में रहता है तो याद रखेगा जड़ों में वह नाइट्रेट के रूप में उपस्थित रहता है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बता दिया। चूंकि अमोनिया था याद रखेगा अमोनिया को बनाने का एक हेबर विधि होता है। क्या होता है कि हेबर विधि होता है और उसमें से लोहा का चून का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए कौन सा तो लौह चून का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल कराया, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो याद रखिएगा आपको कौन सा होता है एसिटिलीन होता है और साथ साथ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन उसको चाहिए जलाने में उसको सहायता करने के लिए, याद रखिएगा। और ये आपका एसिटिलीन, अब यहाँ पे आपको फार्मूला भी हमने आपको लिख दिया। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2 होता है और इसमें आपको ये ऑक्सीजन हमने लिख दिया। इसके अलावा याद रखिए ये एसिटिलीन याद रखिएगा एल्काइन ग्रुप का समूह है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा यह एल्काइन ग्रुप, क्योंकि एल्काइन की याद रखिएगा -2 हो जाती है, यानी कि CnH2n -2, यानी कि हाइड्रोजन की जो संख्या होता है वह कार्बन की संख्या से दुगुना से मतलब दुगुना के साथ माइनस क्या होता है कि 2 हो जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया चूंकि एसिटिलीन गैस, और ये याद रखिए पौधा को मतलब जो पेड़ पर से जो फल टूटता है तो उसको भी यह क्या करता है कि पका देता है। कौन सा पकाता है तो एसिटिलीन गैस ही पका देता है। जबकि पौधा के ऊपर ही अगर पक जाता है मतलब वह फल याद रखिएगा पेड़ के ऊपर ही आने तो वह किसके कारण होता है तो एथिलीन गैस के कारण होता है। एथिलीन गैस के अब यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला में आपका क्या होता है कि यहाँ पे C2 होता है, यानी कि C2H4, इसे हम लोग एथिलीन कहते हैं। यह एल्कीन ग्रुप का समूह है, इसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये आपका पौधा पेड़ पर ही पका दिया फल को, अगर वही फल कच्चा टूट गया तो आपको एसिटिलीन गैस भी क्या करता है कि पका देता है। साथ साथ इसको गैस वेल्डिंग में भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब बात यहाँ के एसिटिलीन ये आपको बना कैसे, तो याद रखिए यहाँ कैल्शियम कार्बाइड है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड पर जैसे ही हम लोग जल का प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाती है यह एसिटिलीन गैस बनाती है, यानी कि C2H2 बना देती है। उसके अलावा क्या होता है कि चूना का पानी बनाते हैं, यानी कि CaOH2। CaOH आपको क्या हो गया कि होल 2, इसे चूना का पानी कहते हैं या फिर इसे भाखड़ा चूना भी कहा जाता है या फिर इसको बुझा हुआ चूना के भी नाम से जाना जाता है। किसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये आपका अक्सर भी ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए आपका एसिटिलीन, तो यही आपका एसिटिलीन क्या होता है कि गैस के वेल्डिंग में हो गया है। इसमें इसीलिए उसमें देखिएगा जो वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति होता है वह कैल्शियम कार्बाइड में क्या किया जाता है थोड़ा सा जल डाल देता है, उसके बाद साथ उसको एसिटिलीन प्राप्ति हो जाता है। उसके बाद में वह अपना गैस वेल्डिंग करते रहता है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमने आपको रिकॉल कराया। जी ये सारे के भी है, उसको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भूपर्पट्टी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना है आपको भूपर्पट्टी में आपको, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट में आपको ऑक्सीजन 46% रहता है, सबसे ज़्यादा ये रहता है। 2 नंबर पर आपका सिलिकॉन रहता है। तो कौन होता है तो सिलिकॉन होता है जो कि 27% होता है। और यहाँ पर 3 नंबर पर याद रखिएगा आपको कौन सा होता है तो एल्यूमिनियम होता है जो कि 8% होता है। और चौथा नंबर पर आपका स्थान आता है लोहा का, जो कि लोहा के प्रतिशत 5% होती है। इसके अलावा यहाँ पे सजातीय क्रम में आपको देता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि ऑक्सी एलो मतलब ऐसे फार्मूला के रूप में, यानी कि ऑक्सी एलो
एलो, इसको फेकाना, फेकाना, इसको इस तरह से भी याद करके रखा जाता है। यानी कि ऑक्सी, यानी कि ओ से ऑक्सीजन 46% हो गया, सिलिकॉन 27% हो गया, एल्युमिनियम आपका 8% हो गया, लोहा 5% हो गया। उसके बाद उससे कम आपको क्या होता है कैल्शियम, उससे कम होता है आपको सोडियम होता है। तो ऑक्सी, एला, फेकाना, इस तरह से ट्रिक में भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो हमने यहाँ पे भूपटपट्टी वगैरह में हमने पूछा है। इसके अलावा भूपटपट्टी क्रस्ट को याद रखें किस रूप में जाना जाता है, तो सियाल के रूप में जाना जाता है, यानी कि सियाल के रूप में जाना जाता है, यानी कि सिलिकॉन और सीमा होता है। उसी तरह से जो पृथ्वी का आंतरिक, चलिए यहाँ पे हम आपको बना देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या ऐसे इस तरह से बार दिया जाता है। तो ये आपका ऊपरी पृष्ठ आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। इसमें आपको क्या पाया जाता है, तो सियाल पाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाता है। उसी तरह से ये वाला आपका मेंटल हो गया, इसको हम लोग सीमा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो इस तरह से इसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें उपस्थित रहता है। और ये आपका क्रोड हो गया, जिसमें हम लोग नीफे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो नीफे कहते हैं, यानी कि Na, मतलब ये Na नीफे। तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये आपका क्या होता है कि नीफे, मतलब ये NiFe, यानी कि निकेल और फेरस होता है। जबकि फेरस आपको क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि लिक्विड के रूप में आपका रहता है। लोहा यहाँ पर यही आपका हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन से आपका पूछता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको क्या कहता है कि ऊपरी क्रस्ट याद रख रहे हैं इसको, मतलब ये आपका क्या हो गया कि इस ऐसे भी याद रखा। एक याद रखा, मग याद रखना होगा कि मग आपको याद रखना होगा, यानी कि महोविस्कनिटी आपको क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। जबकि गुटेनबर्ग आपको याद रखना होगा कि यह आपको मेंटल और क्रस्ट को, मेंटल और एथी को, कोर को क्या होता है, कोर को यह अलग करता है। ये सारे रेखाएं वगैरह इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्निशामक में मतलब जो निकलती है, तो याद रखिए वो क्या होती है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, इनकी CO2 होता है। और याद रखना होगा कि एक CTC का भी प्रयोग किया जाता है जल आग को बुताने में, यानी कि उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के यहाँ पे देख लीजिए 4 हमने CCl4 ये आपका फॉर्मूला होता है। कार्बन यानी कि एक हो गया टेट्रा मतलब आपका 4 हो गया, फ्लोराइड मतलब यहाँ तो यही आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक फेन पलवन विधि होता है, जो कि मतलब वो जब क्या यहाँ पर जहाँ तेल वगैरह लगा हुआ रहता है आग, वहाँ पर फेन पलवन विधि का भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखना, CO2 क्या है, आपको अम्लीय है। जबकि याद रखेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड यह क्या होता है, तो उदासीन होता है। और इसके अलावा मतलब अगर ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट वाला में याद रखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करने के लिए याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल बना हुआ है। जबकि कब बना हुआ था, तो याद रखना होगा कि आपको इसको बनाया गया था, कब बनाया था, तो 1997 में बनाया गया था। याद रखिएगा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बना हुआ था। हालांकि इसको प्रभावी कर दिया गया, 2005 में इसको प्रभावी कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रबर जो है कि मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है। याद रखिए उसमें सल्फर मिलाते हैं। जैसे ही रबर में सल्फर मिलाते हैं, उस प्रक्रिया को वल्कीकरण के नाम से जाना जाता है। और एक और देखिएगा आपको मतलब क्या होगा कि लोहा के ऊपर क्या कहते हैं, मतलब उसमें से जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसको मतलब इसकी जस्तीकरण कहा जाता है। उसको याद रखिएगा यसद लेपन या फिर जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, उसमें भी जंग लगाने के लिए। इसी तरह से रबर में भी थोड़ा सा मजबूत उछाल लाने के लिए उसके लचीला यानी कि कार्बन सल्फर मिलाते हैं, तो वल्कीकरण उस अभिक्रिया को कहते हैं। रबर याद रखिए किसमें घुल जाता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, आपको घुल जाता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे, एक पूछता है प्राकृतिक रबर का, तो याद रखिए प्राकृतिक रबर की इसका मतलब बहुलक होता है, तो याद रखिएगा वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। अगर रबर की अगर बात करेंगे उत्पादन में जीके से जोड़कर, तो उत्पादन में याद रखिएगा थाईलैंड आपका प्रथम स्थान पे आता है। और उसी तरह से अगर भारत में बात करेंगे, तो आपको केरल में सबसे ज्यादा आपको क्या होता है कि यहाँ पे रबर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक हमने लिखा हुआ है स्पंज स्टील, तो स्पंज स्टील में भी आपको भारत का स्थान याद रखिएगा कितना है, दूसरा नंबर पे आपका, दूसरा ने स्पंज स्टील के उत्पादन में आपको याद रखिएगा भारत प्रथम स्थान पे है, उस स्थान पे है। और सिर्फ स्टील का पूछेगा अगर आपको उत्पादन में, तो चाइना आपको प्रथम स्थान पे होता है, भारत का स्थान यह दूसरा नंबर पे है। लेकिन स्पंज स्टील में भारत प्रथम स्थान पे आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए और भी क्वेश्चन वगैरह हमने आपको यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ था। हमने आपको सल्फर का तो बताया, सल्फर का एक मतलब याद रखिएगा अपरूप भी होता है, मतलब यह मोएथी आपको रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक, या आपको क्या होता है कि सल्फर का ही इसका यौगिक होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर, यहाँ से हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट था सारे हमने आपको रिकॉल करा दिए। चलिए कच्चा तेल जो कच्चा एल्युमिनियम किस धातु के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पाइराइट्स के नाम से जाना जाता है। और पाइराइट्स का फॉर्मूला की अगर बात करेंगे, तो FeS2 होता है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको क्यों कहा जाता है कच्चा एल्युमिनियम, क्योंकि यह क्या होता है कि पाइराइट्स मतलब यह चमकते रहता है, यानी कि सफ़ेद रंग का, तो लगता है एक तरह का इतना चमकता है कि जैसे मतलब यह चमकता है इतना ज़्यादा, तो जैसे लगता है कि यह एल्युमिनियम का ही है, सफ़ेद रंग का। हालांकि यह क्या मतलब
पाइराइट्स होता है या फेरस होता है, यानी कि आपका लोहा का उपस्थिति कारण होता है। इसको याद रखिएगा। इसको पाइराइट्स को, आयरन पाइराइट्स को याद रखिएगा। झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोग सोना पीला रंग का पहनना चाहते हैं, कुछ लोग सफ़ेद रंग यानी चमकता हुआ, तो इसलिए इसको झूठा का सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। और एक होता है आपको कृत्रिम सोना, तो याद रखिए कृत्रिम सोना में आपको कौन रहता है, तो कॉपर आता है और एल्युमिनियम रहता है। इसको हम लोग कृत्रिम सोना या रोल्ड गोल्ड के नाम से जानते हैं। जबकि बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना आपका आयरन पाइराइट्स हो गया। इसके अलावा और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि सोना से जुड़ा हुआ में, तो याद रखिएगा सफ़ेद सोना, सफ़ेद रंग का मतलब सोना किसको कहते हैं, तो आपको कपास को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा प्लेटिनम को क्या कहते हैं, कि प्लेटिनम को भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी सफ़ेद सोना कहा जाता है। ये सफ़ेद हो गया। इसके तरफ से हरा सोना, हरा सोना की अगर बात करेगा तो आपको याद रखना होगा कि चाय आपका हरा सोना होता है। इसके अलावा बांस जो होता है ये भी आपको क्या होता है कि हरा सोना के ही नाम से जाना जाता है। जबकि काला सोना की अगर बात करेगा, काला सोना में तो याद रखें आपको यहाँ पे काला सोना में आपको आ जाता है, आपको कोयला आ जाता है। कौन सा आ जाता है, तो काला सोना में आपका कोयला हो गया, तो ये काला सोना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सोना से और भी जैसे कि द्रव सोना के रूप में अगर आपका पूछ दिया तो याद रखेंगे आपको कौन सा आता है, तो पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम आपका यह द्रव सोना के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे लाल सोना, याद रखिए लाल सोना किसे कहा जाता है, तो आपको मतलब तो केसर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केसर को लाल सोना कहा जाता है। जुबा केसरी ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि इसको लाल सोना के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से आपको भूरा सोना पूछेगा। भूरा सोना किसे कहते हैं, तो जो फसलों के अवशेष होते हैं या फिर मतलब पुआल को कहते हैं, मतलब उसको अवशेष या फिर पुआल को भी भूरा सोना के ही नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक और आपको नीला सोना कौन सा है, तो नीला सोना आपको बचा हुआ है। तो नीला सोना याद रखिएगा पानी को कहा जाता है, यानी कि जितना सारा सोना से रिलेटेड था हमने आपको मतलब रिकॉल करा दिया। नीला में आपका पानी हो गया, काला में आपका कोयला हो गया, सफ़ेद में आपको कपास और उसके बाद प्लेटिनम हो गया, द्रव सोना में हमने वो बता दिया। इसके अलावा सोने का एक रेशा होता है जिसे हम लोग जूट कहते हैं, जो सोने का रेशा यानी कि जूट के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा बात अब यहाँ पे आते हैं एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का एक अयस्क आपका बॉक्साइड भी होता है। बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 और 2H2O होता है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम जल हटा देते हैं तो ये आपका कोरंडम का सूत्र हो जाता है। ये आपको याद रखिएगा बॉक्साइड हो गया, ये एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। इसी से निष्कर्षण एल्युमिनियम का किया जाता है। और एल्युमिनियम की बातम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होती है और एल्युमिनियम एक ऐसा अपवाद धातु है जो कि मतलब यह ऑक्साइड के रूप में मतलब कैसा बनाता है, तो उभयधर्मी बनाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस में। तो हमने यहाँ पे देखा बहुत सारा क्वेश्चंस हमने आपको रिकॉल कराया। और यहाँ पे जैसे एंथ्रासाइट कोयला है तो उच्च कोयला कहते हैं, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर बात करेंगे जीके से जोड़कर तो बॉक्साइड उत्पादन में याद रखेगा तो आपको उड़ीसा आपको प्रथम स्थान पर मिल जाता है उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। तो आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है, तो याद रखिएगा वो टंगस्टन को दर्शाता है। और इसका गलनांक 3500 डिग्री के आसपास होता है। और विद्युत बल्ब में का फिलामेंट और टंगस्टन का ही बना होता है। जबकि याद रखिएगा हीटर का जो होता है वह तार किसका बनाता है, तो नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। जबकि यहाँ पे ये आपका संकेत के रूप में आपका पारा हो गया। और यह आपका मतलब ये आपका यह तो टंगस्टन आपका W हो गया। और इसके अलावा हाँ यहाँ ये तो काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा अच्छा लगा डिस्कशन रिकॉल्स वगैरह तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ में। जय हिंद।